फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ एसडीआरएफ पुलिस की टीम आई थी, जो उसी का एक पार्ट है, जो रेस्क्यू जो कहते हैं भूकंप हो गया, आपदा हो गई, उसमें लोगों की सहायता करती है। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से कहते हैं हार्ट अटैक हुआ तो आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, भूकंप आने पर आपको क्या करना है, और विभिन्न प्रकार की जानकारी बच्चों को दी। तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो तो उसे मैं 2 या 3 पार्ट्स में शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चल जाएगा बोर्ड बोर्ड की एसडीआरएफ की टीम आई है, बच्चों को बता रहे वाले हैं कि अगर कोई भी आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो किस तरीके से आप किसी को भी बचाने की कोशिश करेंगे, मेडिकल से रिलेटेड हार्ट अटैक वगैरह आदि। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं एसडीआरएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज सिंह रावत, उत्तराखंड पुलिस का ही एक अंग है और नैनीताल में हमारी टीम रहती है राजभवन में, ठीक है। एसडीआरएफ की जो अभी है हम लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट की थोड़ी सी क्लास चला रहे हैं ताकि भविष्य में आपको इससे थोड़ी मदद मिल सके। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे जो मेंबर थे, ये हमारे मिस्टर लाल सिंह जी हैं, चंदन सिंह टोतेला जी, और वो जो वहाँ रोड से काम कर रहे हैं मिस्टर महेंद्र एंड मिस्टर ये प्रकाश मेहता, ये हमारी टीम के मेंबर्स हैं। ये सब डीप डाइविंग के स्पेशलिस्ट। डीप डाइविंग मतलब जानते हो आप लोग? पानी के अंदर सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से गोता मार के सर्च करने माहिर हैं, ठीक है। तो सभी तैयार हैं आज? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसमें कई बातें ऐसी भी होंगी जो आपको खाली एक तरह से धूल साफ हो जाएगी दिमाग से। कुछ चीज़ें डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और ऐसा नहीं कि आप, और हो सकता है कि आपको कम पता हो, थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे चीज़ को, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वर्ष 2013 में जब आपदा आई थी, सभी को पता है, जानकारी है सभी को, हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड में एक ऐसे बल की आवश्यकता हुई, बल मीन्स फोर्स की आवश्यकता हुई, जो डिजास्टर के समय वेल ट्रेंड हो और कम से कम जोखिम में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की मदद कर सके। तो इस बात को ध्यान रखते हुए एसडीआरएफ का गठन किया गया और 2013-14 में 2013 की आपदा से सीख लेते हुए, जैसे एनडीआरएफ का आपने सुना होगा, देश में एनडीआरएफ काम करती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वैसे ही स्टेट में काम करती है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि पुलिस का ही एक अंग है। एक को नीचे भेज दो, एक को ऊपर। ऑन डेपुटेशन एसडीआरएफ में काम करने के लिए जाते हैं। ऊपर देख क्या कोई बच्चे तो नहीं इसमें फायर सर्विस, पीएससी, सिविल पुलिस जो है वो, ये सब मिलके ऑन डेपुटेशन सेवाएं देते हैं। इसमें एसडीआरएफ में अनेक प्रकार की स्पेशलाइज्ड टीमें हैं। जैसे माउंटेनियरिंग एक विंग है, उसकी टीम है, जिनका काम होता है कि हाई एल्टीट्यूड में कभी कोई ट्रैकर फंस जाता है या माउंटेनियर कोई फंस जाता है तो वहाँ पर उनको बचाने के लिए टीम जाती है हेली से। डीप डाइविंग की स्पेशलाइज्ड टीम है। इसमें क्या होता है कि जब बाई चांस कोई डूब रहा हो या डूब गया हो, उसको सर्च करने के लिए ये टीम जाती है। बाकी जो नॉर्मल टीमें हैं वो सब काम करती है। इसमें एक सीएसआर टीम होती है। सीएसआर मतलब जैसे भूकंप आता है बाई चांस तो कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कोलैप्स के लिए स्पेशलाइज्ड टीम होती है, कैसे एंटर करना है और कैसे विक्टिम को बाहर निकालना है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड टीमें रहती है एसडीआरएफ में, ठीक है। और एसडीआरएफ का बेसिकली उत्तराखंड में 38 जगह पे टीमें पोस्टेड हैं। नैनीताल में 2 जगह है, खैरना और राजभवन नैनीताल। तो नैनीताल में यदि कोई किसी भी तरह की डिजास्टर होता है, चाहे वो छोटा हो या संभावित बड़ा होने वाला हो, उसको मद्देनज़र ये टीमें यहाँ मौजूद रहती हैं। और जैसे कई बार गाड़ी गिर जाती है या कई बार कोई ऐसी घटना होती है, उसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं। और एसडीआरएफ के बारे में आपको अब जानकारी हमने दे दी। अब हम चलेंगे आपदा के बारे में। आपदाओं के बारे में तो सभी परिचित हैं, अखबारों में सुनते रहते हैं, खबरें देखते रहते हैं, बहुत समय हो गया। तो बेसिकली क्या है कि इसको आपदाओं को कम नहीं कर सकते हम, बस हम लोग इसको मैनेजमेंट करना है ताकि हम लोगों की जनहानि कम से कम हो, ठीक है। तो अभी आपने देखा जैसे भूकंप का है, भूकंप का अभी आजकल अभी 2 बार हो चुका है। अभी इसका एक मौसमी होती है,
हल्द्वानी में, रामनगर, नैनीताल पूरे जनपद में एक साथ करेंगे। उसमें अपनी तैयारियों का जायज़ा लेंगे, कैसी तैयारियां हैं। तो इसके संबंध में अब हमारे लाल सिंह जी आपको बताएंगे आप लोगों के विभिन्न प्रकार के और उनसे कम से कम जनहानि कैसे संभव की जा सकती है या ना हो। ठीक है, मॉर्निंग क्लास। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, उपस्थित छात्र एवं छात्रा, मैं हेड कांस्टेबल लाल सिंह से आपके एसडीआरएफ टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी टीम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एसडीआरएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका गठन कब हुआ, थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। बोलो मत ताकि आपको जानकारी रहे कि इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इससे पहले भी कभी आई थी हमारी टीम यहाँ पर? आई थी। तो यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है? तो इसका फुल फॉर्म बताया होगा, किसी को याद है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। वेरी गुड। तब तो आप लोगों को याद है कि उस समय जो बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और हिंदी में क्या हुआ इसका? राज्य आपदा प्रतिवादन बल। ठीक हो गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हुए होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कब ऐसा सरकार को लगा कि हमारे पास भी रेस्क्यू फोर्स होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा कि जैसा आप जानते होंगे कि 2004 में एक समुद्री भूकंप आया था जिसमें हिंद महासागर के ऊपर सुनामी लहरों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लगभग 2 लाख लोगों को इसमें डेथ हो गई। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वहाँ सुनामी लहरों ने इतनी तबाही मचा दी कि वहाँ 2 लाख लोगों की डेथ हो गई। उस भूकंप से भारत भी अछूता ना रहा। लगभग के पास कोई ऐसा प्रशिक्षित फोर्स नहीं था कि जो आपदा आने पर त्वरित रेस्क्यू कार्य कर सके। तो उस समय इस उद्देश्य के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने जी सर, 2008 में डिजास्टर मैनेजमेंट वो एयरफोर्स वाला भी आता इस एक्ट के तहत एयरफोर्स वाला भी लिख लेना। 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया। क्योंकि जब 2004 में भूकंप आया था, मैंने बताया था कि उसमें अन्य देशों के तो सभी फोर्स रेस्क्यू कार्य होने लगे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था। तो उस समय तो केंद्र सरकार ने उसमें ये कमी करी कि हमारे पास भी रेस्क्यू फोर्स होना चाहिए ताकि आपदा आने पर तत्काल रेस्क्यू कार्य किया जा सके। तो उस समय 2005 में डीएमए एक्ट पारित हुआ। तो इस कानून के तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ 2005 जो पूरे देश में रेस्क्यू कार्य करता है। उस समय जब इस एनडीआरएफ का गठन हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू फोर्स का गठन करेंगे। लेकिन कई राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें हमारी सर उत्तराखंड सरकार भी शामिल है। लेकिन जब 2013 में 16-17 जून को केदारनाथ आपदा आई, उस समय जो रेस्क्यू कार्य 16-17 को रेस्क्यू आया था और जो रेस्क्यू कार्य 17 या 18 को शुरू हो जाना चाहिए था वो 19 को हुआ, क्योंकि हमारे पास रेस्क्यू फोर्स था ही नहीं। तब हमारी सरकार को ये महसूस हुआ कि हमारे पास अपना एक रेस्क्यू फोर्स होना चाहिए। इस उद्देश्य के दृष्टिगत 9 अक्टूबर 2013 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, जो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रेस्क्यू आए रेस्क्यू कार्य कर सके। तो फिर विभिन्न जो पुलिस के संगठन हैं, जैसे ये आपकी पुलिस हो गया, फायर हो गई, आईआरबी, पीएससी, जितने भी नागरिक पुलिस के हैं, सबसे चयनित करके कर्मचारियों का उनका फिजिकली टेस्ट लेकर इनको जो एनडीआरएफ के प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यहाँ उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में उनको व्यवस्थापित किया गया। वर्तमान में एसडीआरएफ के अपनी एक वो हो गई, बटालियन हो गई जौलीग्रांट देहरादून में, जहाँ पर इस समय वर्तमान समय में 4 कंपनियाँ हैं, जिसमें 3 कंपनियाँ गढ़वाल रेंज में और
2 कंपनियां कुमाऊं रेंज में। कुमाऊं रेंज में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अभी SDRF की टीमें हैं, जिसमें से एक जो डाइविंग की टीम है वो एक नैनीताल में है केवल। डाइविंग की टीम केवल नैनीताल में है, बाकी हमारे हर जगह ड्राई टीमें हैं जो अन्य कार्य करते हैं, लेकिन पानी का कार्य केवल यही टीम करती है। और हमारा जो SDRF का मुख्य उद्देश्य है वो है कि इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थापित रहकर आपदा आने पर तत्काल रेस्क्यू कार्य कर सके। स्कूल और गांव में लोगों को आपदा के बारे में जानकारी देना, भूकंप के बारे में जानकारी देना, तो ये इस समय SDRF के जो बेसिक कार्य है आपको बताया मैंने। इसके साथ साथ अब हम आते हैं आपदा में। 11th और 12th वाले कोई बता सकता है आपदा की परिभाषा? आपदा की परिभाषा तुम भी बताओ। 9 टीवी में देख रहे हैं, पेपर में सुन रहे हैं, नहीं बताइए। बोलो, तुम्हारा कोर्स का क्वेश्चन भी है वो। बताओ। चलो कोई नहीं, आप नहीं बता रहे, मैं बता। किसी भी बताएंगे। क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना या दुर्घटना जिसमें अपार जनधन की क्षति होती है, उस क्षति से उबरने के लिए वहाँ की जनता सक्षम नहीं है, जिसके लिए शासन प्रशासन को आगे आना पड़ता है, उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा में पर्यावरण नुकसान भी शामिल है। आपदा जब आती है तो पर्यावरण को भी तो नुकसान होता है, बताइए। तो आपदा कितनी प्रकार की होती है? मैंने अपने कैलकुलेशन में आपको बताया था कि प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटनाएं अपार जनधन की क्षति होती है, उसे ही तो हम आपदा कहेंगे। तो प्राकृतिक कौन सी होती हैं? बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी। और मानव निर्मित वेरी गुड। और मानव निर्मित कारणों में जैसे एक्सीडेंट में वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना। इसके अलावा नहीं और भी हैं कोई? जंगलों में क्या तो इन्होंने, चलो उसमें हम बाद में जाएंगे। पहले एक जो आजकल सबसे ज़्यादा, शायद एक हफ्ते पहले यहाँ पे आपसे आया था ना, तो भूकंप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भूकंप की कोई बताएगा परिभाषा क्या? शॉर्ट में बता दो। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और कंप का मतलब क्या है? पृथ्वी की जब ऊपरी परत अचानक हिलने या डूबने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बस यही तो है, और क्या है? कोई कठिन नहीं। अब वो कारण है उसका कि पृथ्वी के नीचे लगभग कई किलोमीटर नीचे एक लिक्विड परत रहती है जिसमें प्लेटें गति करती हैं, वो टकराती हैं, तब भूकंप आता है। और उसमें जो प्लेटें गति अलग अलग प्रकार से करते हैं, जैसे रूपांतरित, अपसारी, अभिसारी। तो वो क्या है? वो अलग अलग उसमें जैसे रूपांतरित करेंगे तो उसमें भूकंप, अगर अपसारी या अलग उसमें टकराएंगे तो उसमें ज्वालामुखी, ये इसके कारण है। और भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में। सिस्मोग्राफ में तो इसका मापन किया जाता है, ये किसी यंत्र से नापते हैं। और इसकी तीव्रता को किससे नापते हैं? कौन सी यंत्र? नाम आपका? तो जो इसका रिएक्टर, इसके लिए इसमें इस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अभी जो आया था भूकंप, और कितने उसका क्या था रिएक्टर? 4.2 था और एक 4.4 था, हफ्ते भर पहले आया। जो अधिकांश भूकंप आते हैं 5 पॉइंट तक रिएक्टर स्केल तक में, वो भूकंप क्या होते हैं? ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं, इससे ऊपर वाले ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। फिर भी ये उस क्षेत्र की सरकार, वहाँ का इलाका कैसा है। अगर मैं आपको इससे पूर्व की कुछ भूकंप की घटना के बारे में बताऊँ तो भारत में 1737 में आया था, 11-12 अक्टूबर को 1737 कोलकाता। ये आया था 8.3 रिएक्टर स्केल का। इसमें लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई, 3 लाख लोग मारे थे। और उसके बाद आया था आपका गुजरात में 2001 में, इसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है।
ये आया था 7.7 हेक्टेयर स्केल में, और इसमें 30,000 से 50,000 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, और 1.5 लाख लोग इसमें घायल हो गए। 3 से 4 लाख लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। तो भूकंप इतने विनाशकारी होते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 20 अक्टूबर को 1991 में उत्तरकाशी में आया था। सुना किसी ने उत्तराखंड में भूकंप के बारे में? सुना नहीं होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि भूकंप कितने विनाशकारी होते हैं, और इसके लिए हमें सावधानी सजग होना बहुत जरूरी है। यानी वो आया था 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी का। इसका जो भूकंप का केंद्र था वो था ओबरा, और 6.6 रिएक्टर स्केल का ये भूकंप आया। इसमें 768 लोग मारे गए और लगभग 5,000 लोग इसमें घायल हुए, और 30,000 जो मकान थे वहाँ वो क्षतिग्रस्त हो गए। और इसके बाद चमोली में जो भूकंप आया था वो आया था आपका 6.8 का। उसका जो भूकंप केंद्र था मंडल घाटी था। अभी जैसे यहाँ जो भूकंप आया था उसका केंद्र कहाँ था? नेपाल में था। नेपाल में था ना। तो अगर उसके आसपास का केंद्र होता है ना तो पहले एयरफोर्स वाला लिखना हुआ, और जहाँ ऊपर निकलता है जमीन पर उसको अभिकेंद्र होगा। जहाँ पर निकलता है वो उसकी वेब से होती है तिरंगा, वो जहाँ पहले पहुँचती हैं ऊपर जाते हैं। तो भूकंप के सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि इसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक अभी कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी उन्हें सफलता मिलेगी। जैसे कि हर चीज़ में जैसे बादल फटने की, बारिश की एक मौसमी पूर्वानुमान मिल जाता है ना। कितने तारीख को भूकंप में ना क्या करना चाहिए बताओ। आप अपने सर को छिपाते हुए जो पिंक वाले के बने हुए आजकल तो बेड वाले हैं नहीं, बेड के नीचे तो जगह ही नहीं है और फंस जाओगे, है नहीं? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हड़बड़ी नहीं मचानी है, धैर्य रखना है। मान लीजिए आप किसी मॉल में हैं तो आपने सीनियर सिटीजन और बच्चों का ध्यान रखना है। अब अगर घर में है तो अपने परिवार वालों को उनसे कहा चलो बाहर, हड़बड़ी नहीं मचानी। उन्होंने कहा परिवार सॉरी अपने दौड़ के बाहर चले ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने बहुत, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, हाँ मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, उत्तराखंड को कौन से जोन में रखा गया है भूकंप की दृष्टि से? 4 और 5 जोन 4 और 5 में रखा गया है। और जबकि अन्य जो पूरा हमारे इंडिया जो है कि 2 में 3 में 4 में ऐसी है। बेटा बात नहीं करो, जैसे पीछे बात क्यों कर रहे हो? दक्षिणी भारत है उसको 2 में रखा है, मध्य भारत 3 में रखा है, उत्तर दिल्ली सहित क्षेत्र को 4 में रखा है। ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो है 5 में, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोगों को भूकंप के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, है नहीं? इसके बारे में हमें क्या, जैसे पहले भी आपको बताया है, आप लोग बता रहे कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप सब लोग बता रहे हो कि छुप जाना चाहिए, सर को अपने हेल्थ को बचाना चाहिए, है नहीं? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए? मान लीजिए आपके भाग्य या आपके सावधानी से आप बच गए भूकंप के बाद, उसके बाद क्या करना है आपको? क्योंकि भूकंप अभी टला नहीं है। कभी भी जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद फिर भूकंप आते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम आफ्टर शॉक कहते हैं। हाँ, आप जैसे यानी कि भूकंप आ गया, आप बच गए घर में, आपने देखना है कि मेरे परिवार वाले सुरक्षित हैं, उनको परिवार वाले सुरक्षित हैं, अड़ोस पड़ोसी किसी को चोट लगी तो उसकी हेल्प करनी है। और बाहर आना है तो बाहर खुले मैदान में आना है, ये नहीं जैसे किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना है, और बिल्डिंग से लगभग दूर रहना है, उससे बिल्डिंग से 1.5 गुना दूर रहना है, उससे दूर रहना है, बिजली के खंभों से दूर रहना है, टेलीफोन के खंभों से दूर रहना है। अगर आप वाहन में हैं, गाड़ी में हैं, तो गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर है तो उसको साइड में पहले सुरक्षित स्थान पर लाएं। कोई आदमी गाड़ी के अंदर ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुल से फ्लाईओवर से उससे बचाना चाहिए। गाड़ी भी पेड़ है के नीचे नहीं, पेड़ के नीचे, इन चीज़ों का उसकी विशेष ध्यान रखना, ठीक है? और क्या ध्यान रखना है? बताओ, कॉमन सी चीज़ है ये, तो आपको अपना जीवन बचाना है। अगर ट्रैप हो गए आप तो क्या करना है? घायलों की मदद तो करनी है। उसके बाद आप देखा कि आपके परिवार वाले सब सुरक्षित हैं। देने कभी भी इक्विपमेंट
यह है असेंडर जुमार, ठीक। इसका प्रयोग सबसे पहले बर्ड वॉचिंग में कुछ लोगों को बर्ड वॉचिंग के लिए पेड़ पे जाना था, तो जूरी और मार्टिन 2 अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी खोज कर दी, तो जुमार नाम पड़ गया इसका, ठीक है। इसकी भी सेम दैट है, किलो न्यूटन इसका लिखा है 100 kg मैक्सिमम। इससे आप जो ये सिंथेटिक रोप है, इससे आप 100 kg वेट अपराइज कर सकते हैं और नीचे को नहीं आएगा। इसकी खास बात यह है कि जो इसके टीथ हैं ये नीचे को है, बढ़ने को तो ऊपर को बढ़ेगा, लेकिन जब नीचे को आएगा तो उसके टीथ रुक जाएंगे, तो कभी भी नीचे को नहीं आएगा ये चढ़ने के लिए, ठीक है। और जब भी इसे यूज़ करा जाएगा तो इसे निकालना होगा तो हमको थोड़ा सा आगे खिसका के तब निकालना पड़ेगा इसे, तो सारे भरोसेमंद हैं, ठीक है। यह है मिटन, नॉर्मल से ग्लव्स, कैनवास मिटन। ये रोप में जब हम काम करते हैं तो उसका जो घर्षण है, उस घर्षण से हमारे जो शरीर की त्वचा है उसको नुकसान ना पहुंचे, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? सिंपल सी चीज़ है, पुली, ठीक है। ये कुएं में पानी भरने का काम, ये कई जगह काम आती है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एफर्ट बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रोप में अगर हम रोप कैराबिनर से पास करके खींचेंगे तो बहुत एफर्ट लगेगा, इसके माध्यम से, पुली के माध्यम से करेंगे तो एफर्ट कम हो जाएगा। और ये है टैंडम पुली, टैंडम का मतलब 2। तो क्या है कि लोड ज़्यादा है तो ये रोप बीच में से पास करके इस पे लटक के, इजीली हम लोग पैरोलिन ट्रेवर्स कहते हैं जिसे, या रिवर क्रॉसिंग, या एक स्थान से दूसरे स्थान में रोप के माध्यम से तेजी से पहुंचाने के लिए, वहाँ पे ये काम आते हैं। ये इससे सब परिचित है, हेलमेट है, ये प्रोफेशनल हेलमेट है, देखेंगे आपने तार की जाली लगा रखी है। तो रॉक क्लाइंबिंग या एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये है सीट हार्नेस। सीट हार्नेस का उपयोग अपनी बॉडी को हम लोग जैसे पैंट पहनते हैं सेम दैट पहनेंगे, और ये इक्विपमेंट इससे हैंग होते हैं, समझ रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग रोप में एक्टिविटी करते हैं। तो ये आपको बता इसलिए रहे हैं कि आप लोग इस पर भरोसा रखें। कई बार होता है ना कि बाई चांस डिजास्टर आया, हमने आपकी मदद के लिए हम आए, हम आपको इसमें भेज रहे हैं, आप अनावश्यक पैनिक कर रहे हैं कि ये रोप तक टूट जाएगी और ये निकल जाएगा, तो उससे बचाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, इसकी जानकारी इसमें प्रारंभिक दे रहे हैं, ठीक है। और ये है थ्रोबैक, बेसिकली वाटर में काम आता है। जब कोई विक्टिम हमारी पहुंच से दूर है और वो बह रहा है, हम उस पर जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस थ्रोबैक को यूँ पकड़ा जाता है और यूँ करके, तो ये विक्टिम तक पहुंच जाता है। और ये रोप फ्लोटिंग रोप है, पानी में डूबती नहीं है, तो फिर उस पर पहुँच के हम लोग, ये पहुँच जाता है विक्टिम तक, इजीली पहुँच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम रोप फेंकेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसको हम लोग थ्रो करते हैं, विक्टिम को पहुँच जाता है, फिर वो उसको सहारा मिल जाता है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो ये रोप सहारा बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एसडीआरएफ जो पुलिस टीम है, उन्होंने अपने बारे में, कब इनकी स्थापना हुई और आपदा क्या होती है, भूकंप क्या है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और मैन मेड हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी। मैं इसे 2 पार्ट्स में प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट्स में उन्होंने हार्ट अटैक पड़ता है तो क्या किस तरीके से केयर करनी चाहिए, जो फर्स्ट एड दिया जाता है या स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं, ये सब पता है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।